हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। संविधान के बारे में पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम में वनडे या पीसीएस मेंस तक में सारे एग्ज़ाम को कवर करता है टॉपिक। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे और समय कम व्यतीत करते हुए इसको हम लोग जल्दी से कवर करें। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का संविधान क्या है। संविधान नियम उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है और देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा बनाता है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के स्थापना, उसके शक्तियों और उनके दायित्वों का सीमांकन किया जाता है। इसमें जनता और राज्य के बीच में संबंधों को विनियमन किया जाता है। देश के आदर्श, उनके मूल और उनके उद्देश्यों का यह दर्पण है। दर्पण का मतलब आईना, यानी हम संविधान से ही समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या चीज़ बताया गया है या इनके मूल भावना क्या रहा है। मूल भावना कैसे है, जो हमारे पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो किस रूप में हम देश को देखते हैं या इसकी सामाजिक राजनीतिक संरचना कैसी है, सब इसी में पिरोया जाता है। देश के आदर्श मूल्यों के उद्देश्यों का दर्पण है। वहीं पर संवैधानिक विधि जो होती है ये देश की सर्वोच्च विधि होती है जो इसमें लिखा जाता है। यह एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है वरन निरंतर पनपता है। इसका अर्थ हुआ ये ऐसा नहीं है कि जो एक बार लिख दिया गया वही का वही बना रहे। समय और काल के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस पर देखते हैं। संविधान का महत्व क्या है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को यह स्पष्ट करता है कि शक्तियों का वितरण किनके पास कितनी कितनी मात्रा में होगी, ये बताता है। सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि हम सरकार का निर्माण निर्वाचन विधि से करेंगे, मनोनयन विधि से करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसमें बताया गया है, इसमें बताया जाता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। भाई पूरा देश निर्णय तो ले नहीं सकता है, वो अपनी शक्तियों को किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में भेजता है जो उनके ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेता है। समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों की अभिव्यक्ति भी करता है। ये न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। राज्यों के अंगों के अधिकार को मर्यादित करता है। अंगों के अधिकार का मतलब हुआ कि जो इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होंगे उनके कितने अधिकार होंगे और ये वो क्या कार्य करेंगे उसको ये बताता है। अर्थात यह एक आईना है। क्या है ये? अर्थात यह एक आईना है जो भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कब शुरुआत हुई, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं क्या रही हैं। संविधान का गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन राय के मन में आया। वो एक वामपंथी नेता हैं या नेता थे हमारे देश के। वहीं पर 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था कांग्रेस के समक्ष और 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ये सब संविधान सभा के निर्माण के चरण हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 35 में कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की जो बात कही गई ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू ने भाग को ब्रिटिश सरकार नेहरू के इस भाग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया तथा यही प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेहरू के मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भेजा गया भारत में, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देने लायक है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत में, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या होता है, 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के बाद भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर संविधान सभा का हमारा
बन जाता है। इसका हम गठन यात्रा जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी पढ़े हैं, उसको हम एक संक्षिप्त यात्रा के रूप में पिरो दिए हैं, उसको देख सकते हैं आप। 1934 में एम एन राय द्वारा स्वराज पार्टी द्वारा इसकी मांग की गई। वहीं पर 1935 में कांग्रेस द्वारा इस बात के लिए मांग किया। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें वयस्क मताधिकार के प्रयोग की बात की। 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव के रूप में पारित हुआ। अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे आप देख सकते हैं के रूप में जाना जाता है। और 1942 में क्रिप्स मिशन जो कि भारत में आने पर असफल रहा है। असफल होने के बाद तुरंत ही 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत में, और उस कैबिनेट मिशन के ही कारण भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है। और इस कैबिनेट मिशन की बहुत सारी बातें संविधान सभा द्वारा ली गई हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना, अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ये जो कैबिनेट मिशन आई वो क्या किया इस भारत में आके। कैबिनेट मिशन में सामान्यतः कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा में कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। वहीं पर 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों के तथा 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में से थे। जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ जो 1946 के में, और यहाँ 296 सीटों में कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा अन्य को 15 सीटें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी संविधान सभा के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था 1946 में। मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त हुई थी सीटें, ये पूछी गई हैं। प्रांतों की सीटों को 3 समुदायों में मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, परंतु सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वयस्क मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। महिलाओं को भी समान रूप से शामिल किया गया था। ये रहा कैबिनेट मिशन योजना के कुछ जरूरी बातें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। ये पूछा जाता है क्या संविधान सभा का बहिष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चूँकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन की योजनाओं के सारे पॉइंट्स जो है भारतीय संविधान में अधिक से अधिक लिए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसके प्रस्ताव को सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में जगह मिली है, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और कैबिनेट मिशन योजना किस प्रस्तावों को बहुत ज़्यादा जगह दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया और इसमें 3 परिवर्तन दिए गए भारतीय संविधान सभा के लिए, जिसमें पहला था संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। द्वितीय, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, और विधायिका बनने का मतलब हुआ कि ये कार्य, पहला कार्य इसका हो गया संविधान निर्माण और दूसरा कार्य देश हित विधि का निर्माण। तृतीय, इसका कार्य क्या रहा, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई थी, उसको सीमित किया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल इसमें 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। वहीं पर 114 दिनों तक प्रारूप पर विचार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद नई संसद निर्माण तक अंतरिम संसद का कार्य संविधान सभा ने ही किया था।
पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। ये सारे पॉइंट एकदम टू द पॉइंट हैं, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में बनेंगे। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, वीडियो को रटना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य हैं। 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन या ग्रहण जो भी किया गया निर्धारित किया गया इसी समय। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। वहीं पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये इम्पॉर्टेंट रहा है डेट, इस डेट से कई क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए रामबाण है ये। संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा में जो कुछ समितियां बनी थी वो उसके प्रमुख कौन रहे हैं इसको देख लेते हैं एक नज़र में। संघ शक्ति समिति पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमेशा पूछे गए हैं। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति, यानी कि ये जो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति दो समितियां थी जिसके प्रमुख थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके प्रमुख कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। उप समिति दो हैं, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक उप समिति, इनके प्रमुख कौन हैं इसको हमको बार बार देखने की ज़रूरत है। प्रारूप समिति, इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। डॉक्टर अंबेडकर जो कि बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये बंगाल प्रांत जो है विभाजन प्रांत चला गया पाकिस्तान में, तथा इन्हें पुनः जो है निर्वाचित किया गया बम्बई से। और इनमें अन्य जो सदस्य थे BR अम्बेडकर, N गोपालस्वामी, कृष्णस्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमाचार्य। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार इनको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए संविधान सभा का वाचन। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो इस वाचन का कभी कभी पूछा जा सकता है सन, कि प्रथम वाचन कब हुआ था, द्वितीय वाचन कब हुआ था, तृतीय वाचन। तो प्रथम वाचन हमारा देख लेते हैं। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर सन 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर सन 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब भारतीय संविधान के कुछ जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, कौन कौन से हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, पहला। दूसरा, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसके अंतर्गत है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। आपात उपबंध की व्यवस्था है यहाँ पे। स्वतंत्र निकाय है ये। त्रिस्तरीय शासन, नीति निदेशक तत्व दिया गया है जो कि हमारे शासन व्यवस्था को ये बताता है कि हम इसे कैसे राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करेंगे। मूल कर्तव्य दिया गया है, जो सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य क्या होते हैं वो भी इसमें दर्शाया गया है। मूल अधिकार, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जो मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार हैं उन्हें दिया गया है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है इसमें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के हेतु विशिष्ट प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाएं। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इसको हम 14 पॉइंट हैं, इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला, यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है।
मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग, 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा और 14 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 9 का नगर पालिकाएँ 74वें और संविधान संशोधन द्वारा, सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन द्वारा, 9 का और 9 खा के अंतर्गत दिया हुआ है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या हुआ? भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का ही समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें है एक विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत और कुल राज्यों से अधिक राज्यों का अनुमोदन द्वारा। यानी कि हमारे जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन बहुत कठोर नहीं है कि हम उसको नहीं कर पाएँ, और इतना आसान भी नहीं है कि हम जल्दी से ही संविधान संशोधन कर ले जाएं। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता को निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है: जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूभाग के सम्मिलन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: प्रत्येक नागरिक जिसमें 18 वर्ष की आयु प्रदान कर ली हो, उसे धर्म, जात, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। स्वतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, वहीं आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, वहीं आर्टिकल 360 द्वारा वित्तीय आपात की व्यवस्था है। स्वतंत्र निकाय, यहाँ पे जितने भी निकाय हैं वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन का मतलब होता है जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर जो हमारी शासन व्यवस्था है वो इसमें दी गई है। वहीं पर नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। ये मूल अधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार में भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसकी संख्या वर्तमान में 6 है। वहीं पर मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4 का के रूप में इसको वर्णित किया गया या शामिल किया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर था। मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। मूल संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं है मूल कर्तव्य के बारे में। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यकों हेतु विशिष्ट प्रावधान इसमें किया गया है। अनुसूचित जनजाति को
अनुसूचित क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारतीय संविधान में इतनी जातियों को विशेष स्थान दिया गया है या अनुसूचित किया गया है, इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजाति कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण या उनके जो स्रोतों का विवरण हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत हैं, जिसके कारण हम भारतीय संविधान को उधार की थैली भी कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार की थैली भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और पूर्व सोवियत संघ द्वारा बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। पहला, ब्रिटेन से हम क्या लिए हैं? संसदीय शासन प्रणाली, विधायी शक्तियाँ, संसदीय शासन प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता पूछा गया है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता पूछा गया है। विधि का शासन इनके द्वारा लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मूल अधिकार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी पूछा गया है। वहीं कनाडा द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होंगी, ये पूछा गया है ज़्यादा। अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, इसके बारे में पूछा गया है। हम वही बात बता रहे हैं आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 10 साल 15 साल के एग्ज़ाम के पेपर आप उठा के देखेंगे, किसी भी उसमें आपको ये सब प्राप्त हो जाएंगे। आयरलैंड से सीधे से पूछा जाता है, जो हमेशा क्या प्राप्त लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व इनमें से किस देश द्वारा लिया गया है? तो आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है, वो भी आयरलैंड द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड द्वारा। जबकि दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वहीं फ्रांस द्वारा क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है ये। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस द्वारा। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से, संविधान से, जर्मनी का जो संविधान है उसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उस किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है वाइमर सिद्धांत। इसका यहाँ से क्या लिया गया है? जर्मनी से हमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, किसका? मूल अधिकारों का निलंबन। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ द्वारा मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इसको 4 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी वीडियो नेक्स्ट यूनिट में आपको प्रोवाइड करते हैं। और कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऊर्जा के साथ नए वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।